ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने देखा संसद में बहस भी चल रही है और इस बार 75 साल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 75th एनिवर्सरी है, तो उस हिसाब से प्रश्न जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे बनेंगे और ख़ास करके फंडामेंटल राइट्स पे इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि राइट्स को हम लोग क्लेम कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम क्लेम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की ढेरों चीज़ें हैं जिनको हम क्लेम नहीं कर सकते, यानी हम जा कर के न्यायालय में नहीं जा सकते, खास करके आम आदमी नहीं जा सकता। फिर वो संबंधित जिसके बारे में अनुच्छेद है, आर्टिकल लिखा हुआ है, बस वो ही जा पाएगा। तो खास करके फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अभी आज भी करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं कुछ एक व्यावहारिक अनुभव जो है बताना चाहूँगा इसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा है और चूँकि ये आधारभूत कानून है इस देश का और 1950 में इसे लागू किया गया, लेकिन उसके पहले भी कुछ कानून थे जो ब्रिटिश लॉज थे, अंग्रेज हमारे लिए बनाते थे और अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे कानून हैं जिनसे हम लोग शासित होते थे। वो कानून केवल अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, भारतीयों के लिए नहीं थे। ज़्यादातर कानून जो है उन्होंने अपने लिए बनाए थे ताकि उनको दिक्कत ना आए भारत को शासन करने में। लेकिन जब 1950 में हमने संविधान बनाया तो संविधान तो सबसे बड़ा लॉ हो गया और इसके बाद फिर संसद ने हजारों कानून बनाए, संसद ने सैकड़ों हजारों कानून फिर बनाए, दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, और इधर राज्यों में विधानसभा, जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद और फिर राज्यपाल के सिग्नेचर से। इस तरह से कई कानून बने, हजारों की संख्या में ऐसे राज्य स्तर पर और केंद्र के कानून हैं। तो इन कानूनों की वजह से ऐसा क्या हुआ, पहले जो कानून था वो फंडामेंटल लॉ है, तो संविधान दरअसल देश को चलाने के लिए है और समाज को चलाने के लिए एक तरह से कानूनों की, दूसरे कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो संविधान समाज को भी चलाता है क्योंकि समाज देश के अंदर है, तो समाज को तो गाइड करता ही है, लेकिन खास करके वो देश को गाइड करता है, देश की सत्ता को गाइड करता है और लोगों को अधिकार सुनिश्चित करता है। लेकिन जो दूसरे कानून बने वो समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से समय समय पर बने। तो उन कानूनों को बनाते समय में गाइडेंस कहाँ से आया, गाइडेंस कॉन्स्टिट्यूशन से आया क्योंकि वो फंडामेंटल लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए ही नए कानून बनाए गए। लेकिन इन हजारों कानूनों में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कुछ चीज़ें ये ध्यान रखी गई कि समाज में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, होना क्या चाहिए, उसके ऊपर ख्याल रखा गया। क्या नैतिकता कैसे बनाई रखी जा सकती है, सामाजिक ताने बाने को कैसे बनाए रखा जा सकता है, शराब जैसी चीज़ के ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, नशे के ऊपर कैसे लगाया जा सकता है। एनडीपीएस एक्ट बना था, समाज में अगर दहेज प्रथा है तो एंटी डॉरी एक्ट बना था, बाल विवाह के विरोध में कानून बने थे। तो इस तरह से ढेरों कानून बनाए गए। इसके अलावा संपत्ति का संकेंद्रण न हो पाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ न हो पाए, इसके लिए ढेरों कानून बने। तो जब ये कानून नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, तो व्यक्ति के पास में काम करने के, धंधा करने के, केवल जीएसटी के पहले और बाद का ही देख लो, तो जीएसटी के पहले व्यक्ति को चूंकि जीएसटी नहीं देना था तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं थी। और जीएसटी के बाद में जब ज़्यादा हिसाब किताब रखा जाने लगा तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी आ गई। अब आपको जीएसटी दिया है तो इनकम टैक्स भी दो। तो जीएसटी के बाद काम धंधा करना बहुत मुश्किल हो गया।
तो इससे ही पहले जब इनकम टैक्स नहीं था, एक्ट नहीं था, उसके पहले बहुत आसान था, अंग्रेजों को इतना इनकम टैक्स नहीं देते थे। तो इन जितने भी कानून बने, इससे जो अमीर बनने के, नौकरी लगने के, काम धंधा करने के जो रास्ते हैं वो कम से कम होते चले गए। ये कानून बन गया कोई, उसकी वजह से अब आप ये नहीं कर सकते, तो दो कानूनों के बीच में जो कोई एक छोटा सा गलियारा है, छोटा सा रास्ता है जहां से जाकर के आप नौकरी पा सकते हैं, उस रास्ते से आप वो काम कर सकते हैं। पहले लोग गांजा खेत में उगा करके बेच देते थे एनडीपीएस के हिसाब से, एनडीपीएस एक्ट के पहले अफीम को बहुत ज़्यादा उगा करके ज़्यादा पैसा कमा लेते थे। एनडीपीएस आ गया, अब आप वो नहीं कर सकते, है ना। तो काम धंधे आपके सीमित हो गए। पहले कानून आए वो गलत नहीं हुआ, लेकिन जितने जितने रास्ते बनते गए, रास्ते बंद होते गए, जैसे कोई एक रास्ता था, मैं एक एरो बनाया आगे जाके क्रॉस कर दें, इधर भी एक एरो बनाया आगे जाके क्रॉस कर दें, फिर उन दोनों के बीच में एक छोटा एरो निकलेगा, उसको भी जाके फिर गवर्नमेंट आकर के उसको क्रॉस कर देगी, कोई ना कोई कानून बनेगा। और कानून बनना जरूरी भी है क्योंकि गलत रास्ते हैं। तो ये जब सारे रास्ते बंद हो गए, और अमीरी इतनी आसान नहीं कि अमीरी आप ले लोगे, अब ये है कि उन सारे रास्ते तो बंद कर दिए। अब गवर्नमेंट जहां जहां आपको सहूलियत देती है, अब जैसे किसान सम्मान निधि, नाम है किसान सम्मान निधि, लेकिन है 6,000 रुपया साल का, है ना, 6,000 रुपया साल का। कम से कम उसका नाम किसान निधि रख लेना था, सम्मान शब्द नहीं रखना था, क्योंकि किसान का सम्मान कैसे हो सकता है 6,000 रुपये में, लेकिन वो सम्मान नहीं दिया। ठीक है, उसका नाम रखो किसान निधि रखो, किसान सम्मान निधि क्यों रख रहे हो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास में रास्ते किस प्रकार के हैं, रास्ते आपको निकालने पड़ते हैं, लेकिन क्या आम आदमी ये रास्ते निकाल पाता है? नहीं। अब रास्ते नहीं निकाल पाता, जैसे किसी ने कहीं घुसने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी है, तो बैरिकेडिंग कर रखी है, तो ये जो लॉज हैं जो 1950 के बाद संसद ने, विधानसभाओं ने बनाए हैं, ये लॉज उन बैरिकेडिंग में से निकलने नहीं देते किसी को। बैरिकेड्स में जो बल्लियां लगती है, बांस लगते हैं, तो ये उन बल्लियों और बांसों की तरह है, और फिर नियम रेगुलेशन और ये उन रस्सियों की तरह जिनसे वो बांधी जाती है। जैसे ही कोई निकलने की कोशिश करेगा, दो बल्लियों के बीच में से एक आड़ी बल्ली लगा दे, अच्छा लोग यहाँ से निकल जाते हैं, एक नया कानून लेके आओ, एक और बल्ली लगाओ, आड़ी लगाओ, तिरछी ऑब्लिक, फिर कोई निकल गया, ऐसे कर दो, अब क्रॉस कर दो पूरा, अब कोई नहीं निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप 2024 आते आते, 2020 आते आते आपने इतनी बैरिकेडिंग कर दी कि आम आदमी अमीर नहीं बन सकता, आम आदमी काम धंधा आसानी से नहीं चला सकता, और नौकरियां जो है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अधिकांश जगह प्राइवेट सेक्टर है। तो जब आप सुनते हो कि आपके दादाजी पहले एक नौकरी छोड़ के आ गए थे, बहुत सारी नौकरियां थी उनके पास और उनके पास बहुत ऑफर थे, लेकिन वो गए नहीं, और ये जो सुनते हो आज नहीं है वो सब चीज़ें। पिताजी के पास उतनी अपॉर्चुनिटी थी नहीं, उनके पास जितनी थी आज के बच्चों के पास उनके बराबर भी नहीं है, आने वाले समय में और भी कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए वो सारे बैरिकेड्स ओपन करके केवल उनको ही आने देंगे और किसी को नहीं आने देंगे। केवल एक या दो लोगों को उन बैरिकेड्स हटा करके अंदर आने की इजाजत दे दी जाए तो कितनी खतरनाक चीज है। करोड़ों लोगों को रोक करके कानूनों के माध्यम से, करोड़ों लोगों को बाध्य करके कि आप इधर प्रवेश नहीं करोगे, है ना। ये जैसे बहुत सारी गायें हैं, हजारों गायें हैं, वो घास चरना चाहती है किसी मैदान में, आपने बैरिकेडिंग कर रखी है और घास को बहुत ऊंचा होने दिया। बैरिकेडिंग करने से घास बहुत हरी हरी हो गई, लहलहाने लगी और कंधे तक आ गई, और इतनी तभी आ सकती है जब बहुत दिनों तक आपने किसी को घुसने नहीं दिया। और फिर उस घास को चरने के लिए अचानक से केवल एक या दो सांड जो है उनको आप ले आए और खुला छोड़ दिया कि अब आप इस घास को खा सकते हो, तो वो तो बहुत मोटे ताजा हो जाएंगे। लेकिन किसके बल पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसके बल पे होगा? आपने करोड़ों लोगों को रोका है ना, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। तो मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा था कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना, लेकिन 1950 के बाद जो हजारों कानून आए, उन कानूनों ने रोकने का काम किया। और रोकना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये एक वेलफेयरिस्टिक स्टेट है, समाजवादी देश है,
और हमको वो करना भी था, लेकिन उसके करने से क्या हुआ, इसलिए हमारे जो ईमानदार मित्र जब कलेक्टर बनते हैं कोई भी ये स्टूडेंट, तब वो बोलते हैं सर दरअसल कई बार मुख्यमंत्री एक ईमानदार ऑफिसर, 2 या 3 ईमानदार ऑफिसर लगातार भेजता ही इसीलिए ताकि वो सब घास बहुत बड़ी हो जाए, और फिर चरने के लिए जानबूझ के एक भ्रष्ट आदमी को भेजता है ताकि वो इकट्ठा करके उसको एकदम पहुंचा दे, क्योंकि वो सारी फाइलें जो जिनसे पैसे बनते हैं वो रोक के रख लेता है, बोले ये मैं नहीं करूँगा, ये तो करप्शन है, ये तो करप्शन है, ये करप्शन बोल के वो फाइलों का ढेर लगा देता है, और फिर ऐसा आदमी भेजा जाता है जो करप्ट ऑफिसर होता है, फिर वो सारी फाइलें आने दो, चलो इसका कितना, चलो जमा करो इसका कितना, फिर वो मुख्यमंत्री को दे भी पाता है शेयर, बड़ा शेयर दे पाता है। तो कई लोग लगता है कि एक ईमानदार ऑफिसर लगाया इसने, बहुत अच्छा सीएम है, तो ईमानदार ऑफिसर इसलिए भी लगाया जाता है ताकि घास बड़ी हो सके चरने के लिए उस आदमी के लिए। तो ये जो कानून जो पिछले 70 सालों से चल रहे थे, पिछले 60-70 सालों से चल रहे थे, उन कानूनों में स्पेशल शिथिलता दे करके किन्हीं 1 या 2 लोगों को मदद कराई जाए तो वो तो बहुत बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो शिथिलता हो तो फिर सबके लिए हो, गिने चुने लोगों के लिए शिथिलता नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर इच्छा हो कि आप भी इस तरह से एक रेलवे स्टेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, जैसा कमलापति मिला है, ऐसे ही आप एक एयरपोर्ट आप भी करना। आप सोच रहे हैं चलो आपको नौकरी नहीं करना है, मैं रिश्तेदारों से पैसा लेके, इन्वेस्टर से पैसा लेके, मेरा दिमाग, मैं अपने प्रोजेक्ट को प्लान करता हूँ, मैं विदेशों में भी अपने प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ, यहाँ इंडिया के इन्वेस्टर्स को भी दिखाऊँ अपना प्रोजेक्ट मॉडल दिखाऊँ, और वो मुझे फंडिंग करें, और मैं भी एक एयरपोर्ट को एक आदर्श एयरपोर्ट बना के बताऊँ, क्या आपको मिल जाएगा? नहीं। वो जो बैरिकेड्स हैं वो सिलेक्टिव आदमी के लिए है, ये प्रॉब्लम है, आपको नहीं मिलेगा। आप योग्य हो तब भी नहीं, फंडिंग इकट्ठी कर ले तब भी नहीं। उसी को ओलिगार्की कहते हैं, उसी को ओलिगार्की कहते हैं, उसी को फिर हम लोग प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, प्लूटोक्रेसी, जिसमें कुछ लोग जो धनवान लोग हैं वो सत्ता को गवर्न करते हैं, सत्ता को अपने हिसाब से चलाते हैं, इसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो जाकर के सर्च करिएगा ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है। अब चूंकि नियो लिबरलिज्म है, एक और टर्म लिख लीजिए, नियो लिबरलिज्म, तो करंट अफेयर्स का कुछ चीज़ें हो जाएगी आपके लिए। तो ये निगेटिव नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल पे यदि हम मूल्यांकन करें तो पिछले 75 सालों में हजारों कानून बने, और हर कानून ने किसी न किसी एक धंधे को रोका है, किसी न किसी एक बिजनेस, क्योंकि वो अनैतिक था, ठीक नहीं था। गांजे की खेती करना, मारिजुआना की खेती करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, नशा फैलता है, लेकिन उसको रोक दिया गया। लेकिन नशे का कारोबार कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, इलीगल तरीके से भी कर रहे हैं, उनको तो नहीं रोका गया। ऐसे ही तमाम प्रकार के सामाजिक कुरीतियों वाले कानूनों को छोड़ दें, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पे अंकुश लगाने वाले जो कानून हैं, उससे फिर अब जैसे जीएसटी है तो बहुत सारे लोग बिना जीएसटी के काम करते थे। बिना जीएसटी के काम करना उनके लिए आसान भी था, क्योंकि उनको जीएसटी भरना भी नहीं आता और वो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन जीएसटी आने के बाद तो उनको करना ही पड़ेगा, वो कहीं बच ही नहीं सकते। और एक बार यदि दिन भर आप पेमेंट ले रहे हो किसी से, फ़ोन पे ले रहे हो, गूगल पे अगर दिन भर पेमेंट आ रहा है, कोई दुकान पे आ रहा है पे कर रहा है, दुकान पे आ रहा है पे कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि 80% दुकानदार और छोटे छोटे जो खोमचे वाले या इस टाइप के जो लोग थे, आप कहेंगे कि आपका टर्नओवर तो 40 लाख का चला गया। टर्नओवर 40 लाख का गया तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और 18% पे करना पड़ेगा। तो 40 लाख पे 18% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। 8 लाख जीएसटी हो गया। दरअसल ये जो 8 लाख रुपया जो जीएसटी पे करेगा ना, ये 8 लाख रुपए उसका वो एक तरह से मुनाफा था, जिसमें अपना घर चलाता था और अपना काम करता था और पूरा उसमें मकान बनाता था, बच्चों की शादी करता था। यही 8 लाख रुपया था वो। कुछ बात समझ में आई ना? कुछ दुकानदार है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दुकानदारों के साथ ऐसा है, कुछ दुकानदारों के साथ ये 8 लाख रुपीस जो है यही इंपॉर्टेंट है, और ये अब आपने जमा करा लिया, तो फिर काम किसके लिए कर रहा है?
वो केवल सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरह से लोगों की सेवा कर रहा है। उसके पास नहीं है गुंजाइश उतनी, हर आदमी के पास नहीं है। ठीक है, हम क्या मान सकते हैं कि कुछ लोगों को जीएसटी पे कर, और 8 लाख का यदि आपने जीएसटी पे ये कर दिया और आपने अगर 40 लाख इस तरह का बता दिया, तो आपको इनकम भी शो करनी पड़ेगी। इनकम शो करोगे तो वहाँ 30% इनकम टैक्स लगेगा। 30% इनकम टैक्स हो गया, 18% जीएसटी हो गया, तो 48% तो यही चला गया। तो फिर उसके पास क्या बचा? तो मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे लॉज बनेंगे, जैसे जैसे कानून बनेंगे संसद में, विधानसभाओं में, अभी चलो ठीक है जीएसटी है वो सेंट्रल जीएसटी, लेकिन फिर बाद में किसी राज्य सरकार को लगा कि नहीं थोड़ा हम 2% 3% हम भी कुछ लगाना चाहते हैं, हमारा इससे काम नहीं चल रहा है, और किसी चीज़ पे और कोई लगाना चाहेगा। नगर निगम बोलेगा हम कोई एनवायरनमेंट का और ग्रीन का उसका कुछ करना चाहते हैं क्योंकि पर्यावरण बहुत ख़राब हो रहा है ना, तो नगर निगम कुछ लगाना चाहेगा। तो अगर ये जो सब चीज़ें जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी उतना, इसलिए सरकारी नौकरी में आना जो है लोग क्यों चाहते हैं, क्यों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? उनको मालूम है कि एक बार यहाँ आ गए तो सेफ हो गया, काम धंधा बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि वो लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। जब भी कानून बनाया जाता है तो दो जो रास्ते हैं, जिन रास्तों को बंद किया गया, उनके बीच में कोई एक रास्ता खोजा जाता है। और जब भी कोई रास्ता ऐसा बीच में से खोजेगा, संसद जो है उस पर नजर पड़ेगी और उसका फिर एक विधेयक आएगा, बिल आएगा और उस रास्ते को कानून बना के बंद किया जाएगा। तो जब बीच के रास्ते, छोटे छोटे रास्ते बंद होंगे तो उनमें से और छोटा रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि आगे तो फिर बैरियर है। तो बहुत ही छोटे छोटे रास्ते फिर तैयार होंगे, फिर छोटे छोटे बिल बनेंगे और उन रास्तों को बंद किया जाएगा। इसलिए अनवरत प्रक्रिया है बिल बनाने की, एक्ट बनाने की। इसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वैधानिक प्रावधान, संवैधानिक और वैधानिक, स्टैट्यूटरी। ये जो प्रक्रिया, निरंतर कानून बनाने की प्रक्रिया है, समाज को तो अच्छा बनाती है और ये उद्देश्य भी अच्छा होता है उसका कि समाज अच्छा बनेगा, और कानून बनने भी चाहिए। कानून से हम लोग, रूल ऑफ लॉ के तहत हमको रहना चाहिए। लेकिन फिर ये जो रास्ते आपने, छोटे रास्ते भी बंद कर दिए, तो एकदम बड़े बड़े रास्ते किसी एक या दो व्यक्ति के लिए खुलने नहीं चाहिए, आया ना समझ? क्योंकि वो भी एक नागरिक है, उनको भी नागरिक के तरह, उनके लिए भी फिर सारे रास्ते बंद होने चाहिए। और फिर उसके बाद वो अपनी ताकत पे फिर क्या करती है कि गवर्नमेंट केवल बहुत बड़ा बैरिकेड हटा देती है या बहुत लंबा बैरिकेड हटा देती है, उसके लिए उसकी बैरिकेडिंग बिल्कुल खत्म कर देती है। तो ये चीज जो है ये नहीं होना चाहिए। इसी को कहा गया है कि स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा, वो वहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को इस तरह से खत्म किया गया। तो समय समय पे संपत्ति के अधिकार को भी खत्म किया गया। संपत्ति तक आसानी से कोई आम आदमी न पहुंच सके, आसानी से कोई अमीर न बन सके। पूरे कानूनों की अगर आप स्टडी करो पिछले 75 सालों के, तो 90% कानून ऐसे हैं कि वो आसानी से अमीर बनने से रोकते हैं, आपको आसानी से अमीर नहीं बनने देते। उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और जब ऐसा समय आ जाता है कि कितनी भी मेहनत कर लो आप नहीं बन सकते, तो फिर आदमी ये सोचता है कि क्यों ना मैं सत्ता का ही साथ ले लूं, सीधा सीधा सत्ता को अपने साथ कर लूं ताकि बहुत आसान हो जाए, सुगम हो जाए एकदम। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बात की, ये कॉन्स्टिट्यूशन के समय में याद करने वाली बात है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय में हमारे निर्माताओं ने ये सोचा था। रास्ते बंद करने की सुविधा क्यों दी थी? रास्ते बंद करने की सुविधा इसलिए दी थी कि ताकि समानता आ सके, सब लोग बराबरी पे रहें, किसी एक व्यक्ति को फायदा ना मिले। पहले एक समूह को फायदा ना मिले ये सोचा गया था कि केवल एक समूह फायदा उठा रहा है, दूसरा समूह नहीं उठा पा रहा है। लेकिन अब तो समूह से व्यक्ति पे आ गए कि केवल एक या दो व्यक्ति फायदा उठा रहे हैं, बाकी लोग नहीं उठा पा रहे। वो समूह भी चला गया। मैं तो दुकानदार की बात कर रहा हूँ, जिन दुकानदारों को शोषक माना गया, साहूकार माना गया कि वो ऋण देते थे, वो उनकी भी हालत खराब हो गई, उनकी भी हालत खराब है। तो
ये युवाओं की भी प्रॉब्लम है, ये देश के नागरिकों की भी प्रॉब्लम है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में वो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब स्टडी करते हैं तो ऐसे कानूनों को ढूंढना चाहिए कि ऐसे कौन से कानून हैं जिनके बीच में से रास्ते। अब आपको अगर इन दिनों में अमीर बनना है तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल रास्तों को नहीं जानते, लेकिन युवा डिजिटल रास्तों को जानते हैं। इसलिए नए जो आप एंटरप्रेन्योर देखते हो, नए स्टार्टअप देखते हो, वो ज़्यादातर डिजिटल स्टार्टअप है, क्योंकि उनको वो ट्रेडिशनल लोग नहीं जानते। परंपरागत जो बनिया वर्ग है या वो वर्ग है जो कि हमेशा अमीरी की तरफ पहुंचता है रास्तों को ढूंढ के, वो उसको जानता ही नहीं है। इस वजह से इन रास्तों को जो जो व्यक्ति जानता है, और डिजिटल वाले जो रास्ते हैं, ये रास्ते देखा जाए तो इगैलिटेरियन है थोड़े से, ये सबके साथ बराबर व्यवहार करता है। जियो का नेटवर्क आपके पास है या कोई भी नेटवर्क है, एयरटेल का है, मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग का है, मार्केट से खरीद के लाते हो, तो ऐसा नहीं SC ST वाले के पास ख़राब चलेगा और OBC के वाले के पास ख़राब चलेगा, जनरल वाले पे सबसे अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं होता। टावर जो आप वो डंडे देखोगे वो सबके इक्वली होते हैं, और ब्रांड जो जिस ब्रांड का फ़ोन खरीदा वो इक्वल परफॉर्म करेगा। तो ये इक्वलिटी लेके आता है, टेक्नोलॉजी आती है जब भी तो वो इक्वलिटी लेके आती है। तो इन बैरियर के रहते हुए भी अगर कहीं आगे बढ़ने के अवसर बीच बीच में से कहीं से अगर कहीं निकलते हैं तो डिजिटल लिटरेसी से निकलते हैं। लेकिन अभी भी जो डिजिटल डिवाइड में पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल डिजिटल चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, उनका क्या, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बाकी रास्ते तो पूरी तरह से बंद हैं। केवल एक रास्ता है जो समानता की तरफ ले जा सकता है और आपको भी अवसर प्रदान करता है बहुत आगे तक जाने का। उस रास्ते के बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन ये रूरल अर्बन डिफरेंस को भी ख़त्म करता है, जेंडर के डिफरेंस मेल फीमेल वाले को भी ख़त्म करता है, और कास्टिज्म को भी ख़त्म करता है। तीनों बड़े बैरियर हैं। रूरल अर्बन शिक्षा में तो सबसे बड़े यही है। रूरल अर्बन में, अर्बन एरिया में अच्छी शिक्षा होती है, रूरल एरिया में अच्छी नहीं होती। महिलाओं को वंचित किया जाता है, पुरुषों को नहीं किया जाता है। जातिवाद के हिसाब से अपर कास्ट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सारे बैरियर को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या ख़त्म करते हैं इन बैरियर को? ग्लोबलाइजेशन ख़त्म करता है, अर्बनाइजेशन ख़त्म करता है, लिबरलाइजेशन ख़त्म करता है। जब हम लिबरलाइजेशन, बट प्राइवेटाइजेशन ख़त्म नहीं करता। प्राइवेटाइजेशन और ज़्यादा डिवाइड को बढ़ाता है। तो LPG ना बोल देना कभी। LPG में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो है, लेकिन बट प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ाता नहीं है। ठीक है, हाँ, बड़े कारपोरेट के वहाँ पर थोड़ा सा ख़त्म होता है। बड़े कारपोरेट के यहाँ जाएंगे आप तो रिलायंस के स्टोर में जो पैसे लेने वाला काम, परंपरागत स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पुरुष पैसे लेने वाला काम करता है। महिलाएं होंगी, किराने की शॉप है, मान लिया जाए ग्रोसरी की, और किसी सेठ की दुकान है तो वो दाल या चावल साफ कर रही होगी, अंदर वो पैकेट बना रही होंगी। पुरुष होंगे वो सेल्समैन की तरह सामान ला के दे रहे होंगे, और एक पुरुष जो है वहाँ काउंटर पे बैठ करके पैसे कलेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन जब आप कॉरपोरेट के यहाँ जाएंगे, रिलायंस के यहाँ जाएंगे, ऐसे किसी शॉप में जाएंगे तो महिलाएं पैसे भी ले रही हैं, महिलाएं सेल भी कर रही हैं, और महिलाएं पैकिंग भी कर रही हैं। और वहाँ कास्टिज्म भी नहीं है, यहाँ तक कि रिलीजन भी नहीं हो सकता उसमें कोई मुसलमान भी हो, वहाँ हिंदू मुसलमान भी नहीं है ना। किराने की दुकान में मुसलमान को नौकरी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोग खाने पीने का सामान लेने के लिए आते हैं तो लोग हेजिटेंसी में जा सकते हैं और उसके यहाँ ग्राहक कम हो सकते हैं, इसलिए वो जनरली मुसलमान को या किसी दलित को नौकरी देने में बचेगा। लेकिन जब आप इस टाइप का प्राइवेटाइजेशन देखते हैं बड़ा वाला, तो उसका एक फ़ायदा ये निकल करके आएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा, और रूरल अर्बन वाला भी ख़त्म होगा, और सैलरी का शोषण है वो भी ख़त्म होगा, आर्थिक वाला भी, इकोनॉमिक वाला भी। क्योंकि प्राइवेट बनिया जो है वो वाला छोटा वाला जो है वो केवल 8,000 रुपये देता था, यहाँ 25,000 सैलरी है, वो सभी किया। तो 8,000 रुपये के बजाय उसको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 3 गुना पैसा मिलता है। तो इस प्राइवेटाइजेशन के अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर वही वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब वो वाला है।
स्किल्ड हैं तो कंप्यूटर जानते हैं तो आपको अलग तरह का, नहीं है तो वो वहाँ पर नॉन स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी चल जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिए, क्योंकि इंडिया का ढांचा बड़ा डाइवर्स है और बहुत डाइवर्स कंट्री होने के कारण ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रिटेन में ज़रूरत ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बोलते हैं वहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलिखित है, और देखा जाए तो नहीं भी है तब भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसी फैमिली है जिसमें बंटवारे के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, इजीली बंटवारा हो जाता है ना, इजीली हो जाता है। 40 एकड़ ज़मीन है, 4 लोग हैं, 10-10 एकड़ सब ले लेते हैं और हंसी खुशी जो है नामांतरण हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, हो गया काम, बात खत्म। किसी को पता ही नहीं चलता इनके घर पे बंटवारा था, किसी को नहीं चलता। वो कंट्री ऐसा ही है, कैसा? अलिखित संविधान का मतलब यही है कि जहाँ इजीली सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ समझ जाते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहाँ डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, एक बच्चा जो है वो स्कूल नहीं गया है, एक बच्चा विकलांग है, एक की शादी नहीं हो रही है, 40 साल का हो गया, और एक शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। अब इनका जब बंटवारा होगा वो असमान बंटवारे की कोशिश करेगा। जिसके 3 बच्चे और जो होशियार है और जो नौकरी भी लगा हुआ या कुछ है, वो असमान बंटवारे की कोशिश करेगा, ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस झगड़े को ख़त्म करके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। कुछ उदाहरणों से समझ में आया मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम बिना खून बहाए 25 साल तक 75 सालों से सरकारें बदलते आ रहे हैं। चुपचाप बिना किसी को चाकू मारे, बिना किसी की हत्या किए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहाँ से निकल जाते हैं, नया मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे उसकी बिल्कुल भी इच्छा ना हो, तब भी वो गुलदस्ता देता है नए मुख्यमंत्री को, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही होता है ये सब, क्योंकि वो लिखा हुआ है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसलिए जो डाइवर्स फैमिली है वो तहसीलदार जब उसका बंटवारा करता है तो उसको भी उतना ही हिस्सा देता है, उसको भी उतना ही देता है, उसको भी उतना ही देता है। तो तहसीलदार इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? किसके लिए हो गया? उस असमान फैमिली के लिए, डाइवर्स फैमिली के लिए। तो इतनी बड़ी फैमिली, इंडिया कितनी बड़ी फैमिली है, पूरा देश कितनी बड़ी फैमिली है, और डाइवर्सिटी 4 तरह की थोड़ी डाइवर्सिटी है, सैकड़ों तरह की डाइवर्सिटी है। इस सैकड़ों तरह की डाइवर्सिटी में ढेरों डिस्प्यूट्स हैं, और बंटवारा करना है रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का, फंडामेंटल राइट्स। आ गया समझ? तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा के लिए है कि कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना रहे लोग कि वो जो बंटवारा है कहीं ना कहीं असमान होने जा रहा है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी भारत में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो हो ही गया। कुछ लोग तो बहुत रईस बन ही गए इन सब के बावजूद भी, क्योंकि जनता ने जिस पे विश्वास किया उसी ने उसको छूट दे दी, उसी ने पैसेज दे दिया, रास्ता दे दिया। तो ये तो विश्वासघात जैसा है देखा जाए तो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं होना चाहिए ना। अब मान लीजिए किसी परिवार में 40 एकड़ जमीन है, जैसे मैं अभी बता रहा था, 40 एकड़ जमीन है, 10-10 एकड़ सभी को होना चाहिए, और कोई एक आदमी 20 एकड़ बेच दे, तो अब तो बंटवारा 20 एकड़ में से ही होगा ना। बेच के चला गया और चुपचाप उसने खा पी लिया और सब खत्म कर दिया। अब 4 हिस्से होने हैं तो 5-5 एकड़ चारों को आ जाएगा। जहां 10-10 एकड़ आना था वहां 5-5 एकड़ आएगा। तो कोई एक भाई जो है अगर विदेशों में जाके सेटल हो जाए, विदेशों में जाकर के मकान बना ले, विदेशों में जाकर के अगर आप कंपनियों का पैसा वहां बाहर भेजोगे तो फिर यहाँ तो स्कार्सिटी आनी है। तो यही मैं बात आपको बताना चाह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो समय समय पे अमेंडमेंट भी होते हैं, समय समय पे कानून बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को यदि इस तरह से छेड़ा जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था।
कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़े बिना संसद कानून बनाती रहती है, ठीक है। उन कानूनों को भी आपको याद रखना चाहिए, वो आपके ऊपर लागू होते हैं, सबको, सबके ऊपर, हमारे ऊपर लागू होते हैं, इसलिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था, तब भी आपके ऊपर गवर्न होंगे। चोरी करने की सजा, मर्डर करने का, जान से मारने की धमकी, ये सब पुलिस वाले जब आप लगाते हैं तब आप ये थोड़ी कह सकते हैं इसकी धारा और इसमें क्या सजा है और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता था इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। आपको पता हो या ना पता हो, आपके ऊपर वो शास्ति वो लगेगा, दंड होगा, क्योंकि ये आपने किया है और इस इंडिया की टेरिटरी में किया है, और जिस जुरिस्डिक्शन वाले थाने में किया होगा वहाँ का पुलिस वाला पकड़ ले जाएगा अगर कॉग्निजेबल होगा तो, ठीक है। पकड़ेगा ही पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। मैंने बोला भी था आपको, अगर कोई ऐसे भी पूछता है, ऐसे भी बोलता है कि आ जाओ यहाँ पे, तो जाना नहीं है, क्योंकि जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करोगे तो पुलिस वाला बुलाएगा नहीं फोन करके, आपको उठा के ले जाएगा, इनवाइट नहीं करेगा। इनवाइट कर रहा है मतलब आपने अभी अपराध किया नहीं है, उस टाइप का कुछ भी अपराध नहीं है, बुला रहा है इसका मतलब क्या है, हाँ अपराध वैसा नहीं है, तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होता उसमें। आप चाहोगे तो फिर पैसे दे के आओगे क्योंकि वो पैसे वाला ही मामला है, 99% पैसे वाला होता है। कुछ एक लोग सुविधा के लिए बुला रहे होते हैं कि मुझे ना जाना पड़े उसके यहाँ, उसने किया है कुछ तो खुद आए और बताए, ऐसा बहुत कम होता है, 1%। 99% मामलों में वो पैसे लेके ही बुला रहा है आपको, और आपको बुलाने का मतलब ये कि आप फिर व्यवस्था करके भी जाओगे, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं होती। उसको कहिए कि अगर हमने अपराध किया है तो ले जाए हमको पकड़ के, बंद करें, घर वालों को रसीद दे कि आदमी ले जा रहे हैं, बात खत्म, ठीक है, यहीं से उठा ले जाए, अदरवाइज जाने का नहीं। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी, एक बंदा बैठा था वो बेंच पे, तो उसको 12 घंटे हो गए, बोले सर मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। मैंने कहा तुम अपने फ़ोन से बात कर रहे हो, तो गिरफ्तार कैसे हुए? बोले नहीं सर वो कहे कि यहीं बैठो इस बेंच पे। मैंने कहा कौन है? वो कह रहे थे तुम्हारे पति हैं क्या, कौन है? कौन कह रहे थे? बोले वो था एक पुलिस वाला, वो चले गए वो कहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा पूछो वो कहाँ गए, कौन थे? तो उसने कहीं पूछा तो बोले वो तो अब कल आएंगे। तो मैंने कहा तुम खुद ही गिरफ्तार हो, तुम घर जाओ अपने, वहाँ क्यों बैठे हो? बोलने उनने कहा था यहाँ बैठे रहो। तो कई बार पुलिस वाले भूल जाते हैं, बुला के आदमी बैठा रहता है 2-2, 3-3 दिन तक। जो सीधे सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि मुझे कैद कर लिया, और जबकि कैद वैद कुछ नहीं, वहाँ कोई सलाखें नहीं होती, ठीक है। तो आपने वो जो देखा ना, वो सोशल मीडिया पे आता है, एक प्लास्टिक की कुर्सी से घोड़े को बांधा हुआ है और घोड़ा वहाँ खड़ा है। हमारे बंधन वैसे ही हैं, अधिकांश बंधन वैसे ही है, ऐसे कोई किसी को बंधन में नहीं डालता। फंडामेंटल राइट्स आपको मुक्ति देते हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या है? बेगारी केवल बंधुआ मजदूरी, आप बंधे हुए हो, किस प्रकार की बंधुआ मजदूरी करते हैं, इस तरह की, ठीक है। और बाकी 24 और ये तो कोई खास नहीं है, आप देख लीजिएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। अब मैं इम्पोर्टेंट वाले में चलूँगा क्योंकि ज़्यादा तो हम नहीं बात कर पाएंगे। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 सांस्कृतिक वाला है। थोड़ा 31 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, संपत्ति का तो नहीं बचा अब, लेकिन कुछ मामले हैं जिसमें 9th शेड्यूल है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल के कुछ चीज़ें उसमें ABC के हिसाब से आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसको पढ़ा जाना चाहिए और जिसकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर करते हैं कि वो संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडी फॉर राइट्स, रेमेडी टू राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार किया गया है। किसका उपचार किया गया?
अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते या छीने जाते हैं या इनको छेड़ा जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट लगता है इसका। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन दोनों लगता है, हाई कोर्ट भी लगता है, सुप्रीम कोर्ट भी लगता है। सामान्यतः आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आप अपने लोअर कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं किसी भी मामले के लिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि मामला नहीं बनता है, हार जाते हो आप, तो फिर आप हाई कोर्ट टटोलते हो, और हाई कोर्ट में अगर हार जाते हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उपचार ढूंढते हो, वहां अपील के लिए जाते हो। फाइनल जुरिस्डिक्शन कहाँ हो गया? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये प्राइमरी जुरिस्डिक्शन है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स के मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट को भी बाईपास कर सकते हो। और यह है रीट निकालने वाली शक्तियां, रीट के निकालने की शक्तियां। 5 प्रकार की रीट्स बताई गई है। पहली है हेबियस कार्पस, अधिकार प्रचा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में बहुत काम की है। कोई किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के गिरफ्तार नहीं कर सकता, बंधक बना के नहीं रख सकता किसी भी व्यक्ति को। आपको गिरफ्तार करना है 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा, वकील करने की छूट देनी पड़ेगी, और खुद के खिलाफ गवाही नहीं करवा सकते। सबूत और गवाह जो है वो पुलिस वालों को ढूंढने होंगे। ऐसी गिरफ्तारी जो होगी वो कानून सम्मत होगी। बकायदा आपको गिरफ्तारी अरेस्ट मेमो जारी करना पड़ेगा और उसका पूरा प्रोसीजर होगा, तभी आप गिरफ्तार कर पाओगे किसी को। इस प्रकार से इसके अलावा किसी तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के हेबियस कार्पस लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट से भी हेबियस कार्पस लग सकता है। हेबियस कार्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसको भी गिरफ्तार किया गया उसको सामने प्रस्तुत करो, शरीर के साथ प्रस्तुत करो उसको। ऐसा नहीं वो हमारे कब्जे में, आप मान लो हाँ मतलब बात करा दें फोन पे, नहीं, कोर्ट में प्रस्तुत करना है उसको शरीर के साथ। ठीक है। मैंने आपको एक केस बताया था, मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था 2 साल का। उसके पिताजी आए लड़की के और लड़की भी आई कि सर मेरे पति ने जो है मुझे छोड़ दिया है, मतलब वो गायब हो गया। नौकरी करता है किसी फैक्ट्री में और मैं जहाँ रहती थी वहाँ आता नहीं, और सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर लिया है, और उसने अपना फ़ोन भी नंबर भी शायद चेंज कर लिया है, वो उसका पता ही नहीं चल रहा है। और उसने ये भी नहीं बताया था कि वो रहने वाला कहाँ का है, घर कहाँ है, कुछ नहीं बताया उसने। बस मैं उसके साथ प्रेम में पड़ के शादी कर ली और अब वो गायब हो गया। 2 साल का बच्चा है। तो मैंने कहा अब क्या करना है, तुम क्यों रहना चाहती हो उसके साथ? बोले नहीं, मुझे रहना बिल्कुल नहीं है उसके साथ, मुझे उससे सिर्फ एक बार बात करनी है, मुझे उससे सिर्फ एक बार ये पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। मैंने कहा तो बहुत आसान है। बोले नहीं, इसके लिए क्या मतलब बहुत वकील करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा हेबियस कार्पस लगाओ। सबसे पहले थाने में एक एप्लीकेशन लगाओ कि मेरे पति का अपहरण हो गया, क्योंकि प्राइमरी रिलेशन किसके साथ है? पति और पत्नी का प्राइमरी रिलेशन है, तो पत्नी को पता होना चाहिए पति कहाँ है। पति नहीं पता है, इसका मतलब उसका किडनैप हो गया। तो मैंने कहा लगाओ एप्लीकेशन कि मेरा पति उपस्थित करो हेबियस कार्पस, नहीं तो मैं हेबियस कार्पस लगाने जा रही हूँ कोर्ट में। तो अभी तो उसका किडनैप ही हुआ है, हम वो छोड़ के गए, हम ये नहीं कहते, हम तो कहते ही नहीं है। तो किडनैप वाला लिखो। तो पुलिस वाले ढूंढ लाए, उसको पकड़ लाए। फैक्ट्री में वो गार्ड वगैरह उसको तो रोक देते थे, घुसने नहीं देते थे अंदर, लेकिन पुलिस को तो घुसने दिया, और पुलिस उसको निकाल के ले आई आदमी को। उन्होंने कहा ये आ गया तुम्हारा पति, कहाँ अपहरण हुआ है? तो काम कर रहा था फैक्ट्री में। फिर उसने बात कर ली। ठीक है। मैंने कहा ये तो हम करा सकते हैं, बहुत आसान है। तो हेबियस कार्पस आप किसी का भी लगवा सकते हो। कई लोग होते हैं ना, ये इसने वो कर रखा है। कई लोग गांव में जो है पैसे अगर कोई देता नहीं है तो उसको बिठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि जब तक ये नहीं, इसको नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ये यहीं बैठेगा। तो ऐसा कर नहीं सकता कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है। क्या लगा सकते हैं? हेबियस कार्पस। वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट और ये सब नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट।
आप सब कुछ और एकदम से सुनवाई होगी। रीट इतनी पावरफुल चीज है। मेंडेमस, नेक्स्ट मेंडेमस, परमादेश, सबसे ऊपर का आदेश, नीचे के सारे आदेश बेकार। परमादेश, एक परम आदेश आएगा, ऊपर का परम ऑर्डर, जिसके आगे सब फेल। कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी हो, सीधी जाकर के परमादेश मेंडेमस लेके आओ, ठीक है। और एक है कोवारंटो, अधिकार पृच्छा। हाँ, अधिकार पृच्छा। एक अगर कोई अगर उस तरह से बैठा हुआ है कि गलत अथॉरिटी के साथ, जिसको बैठना चाहिए वो नहीं है और कोई दूसरा है उसकी जगह, तो उससे पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या अधिकार है, तुम यहाँ कैसे। जनरली मैंने कहा कभी कभी ट्रांसफ़र होता है तो वो जाता नहीं, पुराना वाला ऑफिसर, तो उसका तो ट्रांसफ़र होने के बाद अधिकार खत्म हो गया। हमारे यहाँ पे भी जैसे गायत्री शक्तिपीठ पे कई बार ट्रस्टी के चुनाव होते हैं तो मुख्य ट्रस्टी हटा देते हैं, उसके बावजूद वो उस पर बना रहता है, वो चाबी भी नहीं देता, जाता भी नहीं, तो उसके खिलाफ लाया जा सकता है। क्या? को वारंटो, तुम्हें क्या अधिकार है, तुम हो ही कौन, ठीक है। ऐसा एक केस था, दुकानें बनी हुई थी गायत्री शक्तिपीठ के चारों तरफ, वो देता नहीं था, चाबी नहीं देता था, और दुकानें बनवा दी उसने। पहले तो शहर के बाहर था गायत्री मंदिर, कुछ सालों बाद शहर के बीचों बीच हो गया, पास में बस स्टैंड बन गया, तो दुकानों की कीमत बहुत बढ़ गई, तो उसके मन में पाप आ गया, तो उसने सारी दुकानों पे एक तरह से कब्जा कर लिया। जितने दुकानदार थे सब उसी को ले जाके किराया देते थे, वो मुख्य ट्रस्टी था। हमने बड़ी मुश्किल से मशक्क़त से उससे छुड़वाया, बड़ा बदमाश आदमी था, वहाँ का किंग भी था वो, एक तरह का मतलब माफिया था, डॉन था। फिर उससे पंगा लिया, फिर उसको हटवाया, उस पर वही इनकम टैक्स के छापे, सब कार्रवाइयाँ करवाई। सबसे पहले उसकी ताकत कमज़ोर की कि वो पावरफुल है ही क्यों तो जब भी कोई पावरफुल दिखे उसके लिए तो हटाना बहुत, उसको हराना सबसे आसान होता है, पावरफुल व्यक्ति को हराना सबसे आसान होता है। मैंने कहा ना, जितना बड़ा गुब्बारा उसमें पिन चुबाने का क्षेत्रफल उतना ज़्यादा है, हवा एकदम से निकलेगी। क्योंकि अब इस हॉल के बराबर अगर गुब्बारा है कोई, तो एक बच्चा भी पिन चुबा के उधर से भी भाग जाएगा, तब भी हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो जितना बड़ा गुब्बारा वो उतनी आसानी से फूटेगा ठीक है। तो जो जितना बड़ा आदमी उसको हराना और ज़्यादा आसान है, ध्यान रखिए। क्योंकि वो बड़ा है इसलिए उसके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा है, खोने के लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे ही कम होगा ताकत खत्म हो जाएगी उसकी। तो उसका एनसर्कलिंग करना पड़ा, पहले उसका हालत ख़राब करनी पड़ी, उसके बाद फिर जब वो कमज़ोर हुआ तो फिर उससे दुकानें छुड़ा ली गई। तो ये था अधिकार पृच्छा, ठीक है। प्रोहिबिशन, मना करना, तुम नहीं कर सकते, प्रोहिबिट करना, तुम करो ही मत इसको। कोई किसी कार्रवाई को कर रहा है तो उच्च अधिकारी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है तुम नहीं करो, मत करो, इसे मना करना। और उत्प्रेषण, सर्शोरेरी, सर्शोरेरी उत्प्रेषण क्या होता है? सर्शोरेरी में, सर्शोरेरी में रिकॉर्ड मंगवा लिया जाता है उससे। उसे कहा जाता है कि अपना जो भी तुम सुनवाई कर रहे हो बहुत ही स्लो है, एक काम करो। आप लोगों में से कई लोग जानते हैं हमारा कोर्ट में, हर आदमी ये जानता है उसके रिश्तेदार का कोर्ट में बहुत सालों से केस चल रहा है। ये सबके पास ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे, सबके पास होंगे जिनका कोर्ट में बहुत सालों से केस चल रहा है। ये बहुत सालों से क्यों चल रहा है? सर्शोरेरी है ना, आप क्यों नहीं जाते? आप अपर कोर्ट में जाके, लोअर कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है या भोपाल में, तो जाकर के जबलपुर में लगाइए ना हाई कोर्ट में कि ये धीरे क्यों चल रहा है, बुलाइए अपने पास, इसको तुरंत सॉल्व कीजिए। हम उपयोग ही नहीं करते हैं, रेट का प्रयोग नहीं करते, फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं रिकॉर्ड मंगवाइए। ऐसे में वो बोलता पहले हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट, खास करके सर्शोरेरी वाले मामले में। स्पीडी ट्रायल के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं देता, अर्ली हियरिंग की कोई एप्लीकेशन नहीं देता। एक कलेक्टर को आप एप्लीकेशन दे के आए, 1 महीना हो गया, आप क्या कहते हो? अरे कुछ होता नहीं है सिस्टम में। तहसीलदार को दे के आए, 1 महीना हो गया,
कई जगह ऑफिस में आप एक एक महीना हो जाता है आप एप्लीकेशन दिए हुए, एक एक महीना क्या एक एक साल हो गया कई लोगों को। अरे एक महीने के बाद एक और एप्लीकेशन दे के आओ ना, अर्ली हियरिंग की, जल्दी सुनवाई की। सर ये जल्दी सुनवाई की एप्लीकेशन है, आपने सुना नहीं है अभी तक, प्लीज स्पीडी ट्रायल, अर्ली हियरिंग, दिस इज माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। अरे मौत के समान है, धीरे धीरे सुनना। ये जो आप स्लो हियरिंग कर रहे हो, ये मेरी हत्या करने के जैसा है, इससे मैं रोज घुट घुट के मर रहा हूं टुकड़ों में। हाँ, गाना है ना वो, टुकड़ों में जी रहा हूं मैं उसको सुनाओ जरा। अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन देके आओ। दरअसल लॉ नहीं पता है लोगों को, ये बेसिक, ये फंडामेंटल राइट ही अगर ठीक से पढ़ लो ना तो आपकी जिंदगी चमन हो जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने वाला है ये, डेली, रोज किसी दफ्तर में, वो मना नहीं कर सकता। आप कहोगे ऐसे कैसे, अभी तो किया है, अभी तो आपने 15 दिन पहले तो एप्लीकेशन दी, 1 महीने पहले तो दी, फिर आ गए एप्लीकेशन लेके, अरे अब की बार मैं 3 दिन में आने वाला हूँ इसका कर लो। वो 3-4 इकट्ठी हो गई तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट में जाऊंगा आर्टिकल 21 के तहत कि मेरी जान ले ली इन्होंने, ठीक है तो ये क्रिएट करना पड़ता है प्रेशर, उसी दिन करेगा वो। सबसे पहले बुला, सारे काम छोड़ के बोलेगा तुम यार सबसे पहले इसकी फाइल लेके आओ, मुझे अभी इसको करना है, निपटाना है, ये मेरी जान ले लेगा, ठीक है। आना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए लॉ। ये जिस कानून, जिस हिस्से को हम पढ़ रहे हैं ना, बड़ा जीवंत हिस्सा है, बड़ा बहुत ज्यादा जीवंत हिस्सा है, लेकिन इसको मरे हुए की तरह पढ़ते हैं लोग। बहुत जीवंत हिस्सा है आर्टिकल 32, इसीलिए तो आत्मा कह के चले गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अंबेडकर क्यों बोल के चले गए आत्मा 32 को? कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें से फिर वो बोल रहे हैं कि इसकी भी आत्मा 32 में है। 32 में आत्मा इसलिए है कि अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन होता हो तो तुरंत इसको अप्लाई करो, हो जाएगा। आप कहोगे छुआछूत खत्म नहीं होती, आपने 32 अप्लाई किया। आप कहते हो गैर बराबरी बनी हुई है, आपने 32 अप्लाई किया। आप कहते हो कि नहीं अपॉर्चुनिटी तो है सबके लिए लेकिन मेरे लिए तो नहीं है, आपने अप्लाई किया। शोषण हो रहा है मेरा अभी तक, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 अप्लाई किया। पुलिस वाले मेरे साथ 20 में वो खुद ही मुझे पीट पाट के कहा कि सिग्नेचर करा लिए कि हाँ, तो 32 अप्लाई किया। रीट जारी करवाओ, उससे प्रोहिबिशन करवाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मना करवाओ, रिकॉर्ड मंगवाओ, क्वेश्चन पूछो तुम हो ही कौन, पकड़ लिया तो पूछो प्रस्तुत करो। अब आपको रीट नहीं भूलोगे। कई लोग रीट को रटते हैं, याद करते हैं, रीट को महसूस करो दैनिक जिंदगी में। ये रटने वटने की चीज नहीं है, ये लाइफ है। तभी तो आत्मा बोला है, तो जीवित होना चाहिए ना। आत्मा जिसके अंदर है तो जीवित होना चाहिए। तो फिर जीवित क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीवित नहीं है। तो ये सही श्रद्धांजलि होगी शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को, कि हम 32 को बहुत अच्छे से समझें, उसको आत्मा माने और उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो कल डीपीएसपी देखेंगे, ठीक है। आज तो नहीं, शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की
भारतीय संस्कृति की